नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जान और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला बोला है। उज्जैन में दिग्गी राजा ने मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा था कि हे महाकाल, कांग्रेस में कोई दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि जब कमलनाथ सरकार को गिराया गया उस समय राजा महाराजा बीजेपी के हाथों बिक गए। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट के जरिए पलटवार किया है। अपने ट्वीट में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा है कि हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जी जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा ना हो। चलिए आपको सुनवाते हैं इसी के साथ क्या कुछ दिग्विजय सिंह ने इस दौरान कहा था। प्रभु हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। हे प्रभु हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। चलिए इस पूरी खबर पर इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश ऑक्सी जी लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, हम लगातार देख रहे हैं, चुनावी साल है, 7-8 महीने का वक्त बचा और एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू। अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर एक बड़ा बयान सामने आया दिग्विजय सिंह का और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पलटवार किया है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के परिवार की वर्चस्व की लड़ाई ताज़ा नहीं है, ये 200 साल पुरानी है और बीच बीच में इसमें ऐसे एपिसोड होते रहते हैं कि इससे जख्म बार बार हरे हो जाते हैं। दिग्विजय सिंह का परिवार, वो जिस राजौघर घराने से आते हैं, उस पर एक तरह से लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था और वो सिंधिया घराने के अधीन आ गए थे। तो उस तब से ये अदावत, ये वर्चस्व की लड़ाई चली आ रही है। और आप देखिए किस तरह से माधवराव सिंधिया जब मुख्यमंत्री बनना चाहते थे तो उनको के साथ भी वही घटनाक्रम हुआ जो घटनाक्रम हुआ था ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। आप देखिए, सिंधिया भी एक तरह से सीएम की दौड़ में थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो पिछड़े, तो उसके पीछे दिग्विजय सिंह का हाथ है। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ का समर्थन कर दिया क्योंकि उनके पास संख्या, विधायकों के समर्थकों की उनकी संख्या ज़्यादा थी और कमलनाथ बाजी मार ले गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछड़ गए, उनके पास समर्थकों की संख्या कम थी। तो आप देखिए कि ये जो जख्म था वो फिर इसी वजह से आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर चले जाते हैं और उसके पीछे वो कहते हैं कि कमलनाथ सरकार वो काम नहीं कर रही है जिन वादों के साथ आई थी, उनके लोगों की सुनवाई नहीं होती है। तो इसके पीछे भी दिग्विजय सिंह की ही रोल माना जाता है कि किस तरह से दूरियां बढ़ गई कमलनाथ और सिंधिया में, और सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए और इसके बाद वो सरकार 15 माह के बाद सत्ता से बाहर हो गई। तो ये जो कांग्रेसियों को दर्द होता है वो बार बार वो टीस उठ जाती है। यही सिंधिया कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे थे। और अब दूसरी बात, ग्वालियर चंबल में हम देख रहे हैं कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर देने के लिए दिग्विजय सिंह और उनके सुपुत्र जयवर्धन सिंह लगे हुए हैं। दोनों लगातार दौरे कर रहे हैं और जो सिंधिया के जाने से, जो सिंधिया की वजह से वो खुद कह चुके हैं कि ग्वालियर चंबल में कभी जाते नहीं थे, उस तरफ रुख नहीं करते थे, हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन अब उनको पूरा मौका मिल गया है। तो वहाँ पे भी वो अपना वर्चस्व की जो लड़ाई है कि सिंधिया के सामने टक्कर देने के लिए कांग्रेस वहाँ मजबूत होने की कोशिश कर रही है। तो जो मजबूत होने की कोशिश करेगी तो आपका जो विरोधी है उस क्षेत्र का, उस पर आपको लगातार हमलावर होना पड़ेगा। जब जब आपको मौका मिलेगा आप सिंधिया को टारगेट करेंगे क्योंकि सिंधिया विरोधियों को आपको साथ लाना है। तो ग्वालियर चंबल संभाग में जो कांग्रेस जतन कर रही है उसी की कड़ी में हम देखते हैं कि लगातार सिंधिया पर हमले होते हैं। जयवर्धन सिंह ग्वालियर में थे कल, उन्होंने सिंधिया पर निशाना साधा कि यदि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो जिनको बीजेपी पहले गद्दार कहती थी, गद्दार को कुर्सी दे दे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो जयवर्धन हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हों, वो सिंधिया को टारगेट करते हैं। जो हमने देखा है, उपचुनाव हुए थे 28 उपचुनाव, उसमें सिंधिया ही टारगेट थे। गद्दार की भी संज्ञा दी गई थी, लेकिन वहाँ पे बीजेपी बाजी मार ले गई और सत्ता में बरकरार रही। अब चूंकि इस साल ही चुनाव है, 2023 में विधानसभा के चुनाव है, तो निश्चित तौर पर शिवराज के साथ साथ सिंधिया भी कांग्रेस के टारगेट पर होंगे क्योंकि सिंधिया कांग्रेस के लिए आज की तारीख में खलनायक जैसे होंगे। वो उनकी सत्ता को बेदखल करा के, सत्ता से बेदखल कराकर बीजेपी में आया और बीजेपी को सत्ता का सुख भोगने को मौका दिया। तो निश्चित तौर पर जो हम देख रहे हैं ये हमले लगातार होंगे। और दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से कहा था उसका पलटवार सिंधिया जी ने कहा, क्योंकि लगातार दिग्विजय सिंह हम देखते हैं कि वो ऐसे बयान देते हैं, चाहे वो ओसामा जी के हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के फेवर में कहें, तुष्टिकरण की जो राजनीति करते हैं। इस वजह से सिंधिया ने पलटवार किया है कि महाकाल में जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने कहा था
कि ऐसा व्यक्ति कांग्रेस में फिर पैदा ना हो जो इस तरह से गद्दारी करता हो, धोखा देकर चला गया हो। तो उसी का पलटवार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति देश में ना हो जो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी बयान देता हो, जो तुष्टीकरण की राजनीति करता हो, जिसने मध्य प्रदेश में जिसको बंटाधार की संज्ञा दी गई। बंटाधार इसलिए कहा गया था 2003 में, 2003 से पहले के मध्य प्रदेश की परिक्रमा की जाती थी तो देखा जाता था कि सड़कें नहीं है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। तो जब ये टैग लाइन थी बीजेपी की, मिस्टर बंटाधार, दिग्विजय सिंह को लेकर, और आप देखिए दिग्विजय सिंह ने भी उस समय इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि उन्होंने कहा था कि यदि वो सत्ता में नहीं बरकरार रह पाएंगे, कांग्रेस नहीं जीत पाएगी तो 10 साल का वनवास ले लेंगे और 10 साल के वनवास के बाद वो फिर राजनीति में सक्रिय हुए। आज भी कांग्रेस में वो पर्दे के पीछे रहते हैं, पर्दे के सामने नहीं आते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी मानती है कि दिग्विजय सिंह को पर्दे के सामने करते हैं तो निश्चित तौर पर हार का सामना करना पड़ता है, उनकी वजह से वोट नहीं मिलते। ये कांग्रेस ही खुद मानने लगे हैं और दिग्विजय सिंह ने खुद अपने मुख से ये बात कही है कि मैं इसलिए सामने नहीं आता हूं कि कांग्रेस को लगता है कि मेरे सामने आने से वोट नहीं मिलते हैं। तो ये लड़ाई हमको और दिलचस्प होने को देखने को मिलेगी 2023 के चुनाव में। ऐसे बयान लगातार आते रहेंगे। दिग्विजय सिंह को टारगेट करना बीजेपी के लिए आसान होता है, वो हर वो मौका देखती है जब दिग्विजय सिंह कुछ बयान दें और उनको टारगेट करके माहौल बनाया जा सके, क्योंकि जिस तरह के उनके पुराने बयान हैं, जिस तरह से उन्होंने चाहे पुलवामा से ले हो चाहे अन्य घटनाओं पर जिस तरह से सवाल उठाए हैं, तो दिग्विजय सिंह आरएसएस के टारगेट पर रहते हैं, बीजेपी के टारगेट पर रहते हैं और दिग्विजय सिंह के टारगेट पर आरएसएस रहती है। तो आप देखिए कि जो भी बयानबाजी होगी, बीजेपी भी चाहेगी कि दिग्विजय सिंह ऐसे कोई बयान दें जिनको मुद्दा बनाया जा सके और कांग्रेस अन्य मुद्दों से पीछे हट जाए। तो ये एक रणनीति के तहत इस तरह की बयानबाजी हमें आगे और भी बहुत देखने को मिलेंगी। बिल्कुल ब्रिजेश जी, चुनावी साल है और इस तरह की बयानबाजी हमें आगे और भी देखने को मिलेगी। लेकिन पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह से दिग्विजय सिंह अपने ही बयान को लेकर फंस गए थे और उसके बाद उनके भाई ने भी उनके समर्थन नहीं किया था उस बयान को लेकर। और अब जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो भी प्रत्याशी हो वो बिकाऊ ना हो, टिकाऊ हो, और देख रहे हैं हम लगातार किस तरह से वर्चस्व की लड़ाई दोनों के बीच देखने को मिल रही है। जब एक समय में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब एक 3 गुट माने जाते थे कांग्रेस में, एक कमलनाथ का, एक दिग्विजय सिंह का और एक तीसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है तब कहीं ना कहीं वो जो लड़ाई थी वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई हमेशा होती रही है, छत्रपों में झगड़े होते रहे हैं। अब आप भले ही देख रहे हो कि आज की तारीख में 2 ही आपको बड़े नेता दिखते हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, लेकिन कांग्रेस में अभी भी ऐसे नेता हैं जो क्षेत्रीय छत्रप बनने की तमन्ना रखे हुए हैं, या उनको हम उसकी तुलना में देख सकते हैं, उनको उस तरह से मापदंड में बैठा पा सकते हैं, चाहे वो अरुण यादव हो, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे अजय सिंह राहुल भैया हो। ये देखिए जिस तरह से लगातार मुखर होते जाते हैं, वो नेतृत्व पर सवाल उठाते जाते हैं, चाहे उन्होंने कमलनाथ पर सवाल उठाया कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, और चाहे वो यही सवाल अरुण यादव ने उठाया, यही सवाल आप देखिए कि जीतू पटवारी ने उठाया, अजय सिंह राहुल भैया ने उठाया। इसके बाद जेपी अग्रवाल को कहना पड़ा कि पार्टी की परंपरा ही ऐसी है कि विधायक दल तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और हाईकमान तय करता है। इससे पहले भावी असंभावी मुख्यमंत्री कमलनाथ के रूप में बाकायदा एक प्रचार अभियान चलाया रखा है बीजेपी, कांग्रेस ने, माफ़ कीजिएगा। तो उस आप देखिए एक तरफ उनको चुनौती भी दी जा रही कि वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं लेकिन वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कमलनाथ ही चेहरा है। बीजेपी में बहुत सारे दावेदार हैं, वो दावेदारों में नाम गिनाते हैं लेकिन उसमें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं लेते हैं। तो आप देखिए कि ये जिस तरह से झगड़ा कराने की जो रणनीति है वो हम देखते हैं कि बीजेपी भी चाहती है कि कांग्रेस में सिरफुटब्बल हो, उनके जो छत्रप हैं, जो बड़े नेता हैं, उनमें झगड़े हों, और कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी में भी यही परिस्थिति हो जिसका वो चुनावी लाभ उठा सके। तो ये जो परिस्थितियां हैं, दोनों में आग लगाने का काम दोनों ही दल करेंगे, आप देखिएगा। और जो छत्रपों की बात है, छत्रप निश्चित तौर पर बीजेपी में भले ही छत्रप वैसे ना दिखते हों जैसे कांग्रेस में दिखते हैं, क्योंकि कांग्रेस की एक अलग संस्कृति है, अलग परंपरा है, काम करने की पद्धति अलग है। वहां पे छत्रपों के भरोसे कांग्रेस रही है, और जब जब छत्रप कमजोर हुए कांग्रेस कमजोर हो गई। लेकिन बीजेपी में संगठन मजबूत रहा है, जब संगठन कमजोर हुआ बीजेपी को नुकसान हुआ, उसके कार्यकर्ता यदि निराश हुए, नाराज हुए हैं तो बीजेपी को नुकसान होता है। लेकिन वहां से कोई बड़ा नेता चला जाता है तो बीजेपी को डैमेज नहीं कर पाता, क्योंकि वो संगठन एक तरह से, जिस तरह से उनकी संगठन की जो कार्यशैली है, कार्य पद्धति है, व्यक्ति से नहीं जुड़ता, वहां पे आदमी संगठन से जुड़ता। देखिए आप उमा भारती छोड़कर चली जाती है मध्य प्रदेश में, भाजपा का गठन कर लेती हैं, लेकिन वो बीजेपी को सत्ता में आने से नहीं रोक पाती हैं। कल्याण सिंह भी छोड़कर चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, लेकिन बीजेपी को उतना डैमेज नहीं कर पाते हैं। और कांग्रेस में भी हमने देखा है कि छत्रप यदि छोड़कर चले जाते हैं या हो जाता तो नुकसान आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में हम देख सकते हैं कि एक छत्रप ने यदि पाला बदला तो उनके साथ बहुत सारे लोग आ गए और सत्ता से बेदखल कर दिया एक सरकार को। तो आप देखिए कांग्रेस की और बीजेपी की तुलना निश्चित तौर पर नहीं की जा सकती कि दोनों की कार्यशैली, कार्य पद्धति अलग है।
लेकिन आप यदि छत्रपों को नहीं साथ पाएगी कांग्रेस तो उसको चुनाव में नुकसान होगा, और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं साथ पाएगी तो उसे नुकसान होगा। इसी वजह से कार्यकर्ताओं को साधने में लगी हुई बीजेपी और अपने छत्रपों को एकजुट करने में, उनको एक मंच पर लाने की कोशिश कांग्रेस करती दिखती है। तो आप देखिए कि 2023 के चुनाव जैसे ही जैसे आएंगे, इस तरह की बयानबाजियां तो होंगी, इस तरह के झगड़े कराने की कोशिशें भी होंगी। ब्रिजेश जी, कुछ समय पहले हमने ये भी देखा था, इस तरह का बयान भी एक दिग्गज नेता ने दिया था कांग्रेस की ओर से कि जो भी बीजेपी में गए थे नेता रूट कर, वो वापस आ सकते हैं अगर वो चाहें तो। लेकिन अब जब जिस तरह से लड़ाई हम देख रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, दिग्विजय ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो क्षेत्र है वहीं पर अब दौरा कर रहे हैं लगातार दिग्विजय सिंह और उनके बेटे, तो ऐसे में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बात ऐसे में आगे चलकर बन पाएगी या और बिगड़ेगी? देखिए, टिकाऊ बिकाऊ के ये चुनावी नारे हो सकते हैं, चुनावी स्लोगन हो सकते हैं, जिन पर आप चुनाव में जाते हो, दूसरे पर तंज कसते हो, लेकिन ये मुद्दा नहीं हो सकते। ये किसी की मतलब एक आप गाइडलाइन नहीं बना सकते हो। आप देखिए कि चाहे बीजेपी से कांग्रेस में जो नेता जाते हैं उनको कोई परहेज नहीं होता, जिनको आप कह रहे हो कि ऐसे लोग कांग्रेस में ना पैदा हों जो बिक जाएं, जो यहाँ टिके ना, जो गद्दारी कर जाएं, तो टिकट तो आप ही देते आ रहे थे लगातार। लेकिन अब राजनीति में वैसी शुचिता नहीं बची है, वैसी नैतिकता नहीं बची है। जब आदमी का टिकट कटता है तो हमने देखा कर्नाटक में मुख्यमंत्री जो रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो तक मुख्यमंत्री तक पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले जाते हैं। तो नेताओं की जो विचारधारा है वो अब कोई वैसी नहीं रही है, प्रतिबद्धता वैसी नहीं रही पार्टियों के प्रति। पहले जैसे तरह के नेता होते थे जो विचारधारा के अनुसार चलते थे, जो विचारधारा से मेल नहीं खाते थे उन तक नहीं पहुंचते थे। आप देखिए कि महाराष्ट्र सबसे बड़ा उदाहरण है। शिवसेना लगातार कांग्रेस को कोसती रही, किस तरह से शिवसेना का गठन ही वैसा हुआ, शुद्ध हिंदूवादी, लेकिन वो सत्ता के लिए एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन कर लेती है। आप देखिए मुस्लिम लीग से बीजेपी भी गठबंधन कर लेती है। तो अब वैसी बातें नहीं रही हैं कि यदि कोई इस पार्टी में आ गया है तो उस पार्टी में नहीं जाएगा। आप देखिए कि जो कांग्रेस ने कहा था, बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, जो लोग आ गए हैं उनकी सत्ता से उनको बेदखल करके आ गए हैं, उनमें से भी यदि कुछ जाएंगे तो उनको पार्टी देखना टिकट देगी। जिनको आप गद्दार कह रहे हो, तो आप परहेज किसी को नहीं है, सिर्फ सत्ता में आने का मकसद है सभी राजनीतिक दलों का। उसमें चाहे कांग्रेस हो, आप देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम को कांग्रेस लागू कर रही है, जो कांग्रेस ने ही, यूपीए सरकार ने ही जिसको लागू किया था, और सबसे पहले जिस राजस्थान में उसको लागू किया था उसी राजस्थान से वापसी कर रही है। इसके दुष्परिणाम देश को भले ही भुगतना हो, लेकिन उनका मकसद रहता है सत्ता में आना, सत्ता में बरकरार रहना। तो राजनीति में जो गिरावट आई है एक बड़ी वजह है। उसमें आप देखिए चाहे बीजेपी का कोई कट्टर बीजेपी वाला हो, वो कांग्रेस को सालों तक कोसता रहा हो, लेकिन वो कांग्रेस में जाएगा, उसको यदि जीतने की संभावना कांग्रेस को लगती है तो वो टिकट दे देती है। तो अब ये बातें बेमानी हैं कि कौन किस पार्टी से आएगा, कौन टिकाऊ है, कौन बिकाऊ है। आप देखिए ग्वालियर में विधायक भी बीजेपी का है, बीजेपी से गया कांग्रेस में, वो उसको चुनाव लड़ाया, वो है, और उनकी पत्नी महापौर है बीजेपी से, कट्टर बीजेपी से, जो संघ से आए, संघ की विचारधारा से आए, बीजेपी से जाने के बाद कांग्रेस में महापौर हैं और विधायक हैं। तो आप देखिए किसी को कोई परहेज नहीं है, लेकिन आरोप लगाना है ताकि उससे जनता को ये पता चल सके, जनता में अपनी बात जो बेहतर तरीके से पहुंचा सकेगा कि किस पार्टी में कैसे लोग हैं, उस पर ज़्यादा भरोसा हो जाता है। इस वजह से ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। बिल्कुल ब्रिजेश जी, कहीं ना कहीं अब जनता की भी इतनी फिक्र नहीं है, बस योजनाएं घुमा फिरा के वही लाई जाती हैं और ये भरोसा दिलाया जाता है जनता को कि आने वाले समय में क्या कुछ लाभ होगा जनता को अगर ये पार्टी आती है। चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, 7 से 8 महीने में अब विधानसभा के चुनाव है और अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से दोनों ही पार्टी लगातार जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अब देखना होगा कि क्या कुछ आने वाले चुनावों में जनता तय करती है। इन दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें जिस तरह से उज्जैन में दिग्गी राजा और महाराज अब एक बार फिर आमने सामने है, मीडिया के सवाल पर जवाब देते उन्होंने कहा था कि महाकाल कांग्रेस में कोई दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा ना हो। उन्होंने ये भी कहा था कि जब कमलनाथ सरकार को गिराया गया उस समय राजा महाराजा बीजेपी के हाथों बिक गए। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने ट्वीट करके एक बार फिर पलटवार किया दिग्विजय सिंह पर। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि प्रभु महाकाल कृपया दिग्विजय सिंह के जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में दोबारा पैदा ना हो।